हाँ जी। तो चरक संहिता का जो उत्तरार्ध वाला भाग है वो अपन शुरू करते हैं। पहले चैप्टर की बात करते हैं जिसके अंदर अपन रसायन अध्याय की बात अपन करते हैं। तो एक तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान या फिर अपन कहें जो उत्तरार्ध वाला पार्ट है जिसमें तीन चीजें अपन पढ़ते हैं। एक तो चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, दूसरा अपन कल्प स्थान पढ़ते हैं, और तीसरा अपन सिद्धि स्थान पढ़ते हैं। चिकित्सा हो गया, कल्प हो गया और सिद्धि हो गया, तीन चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, सिद्धि स्थान से भी। अगर अभी अभी 2025 की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। कल्प स्थान में से भी क्वेश्चन आया था। चिकित्सा स्थान जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन चरक संहिता की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो वो चिकित्सा स्थान से आते हैं। तो अपन बात भी करते हैं कि भाई अगर श्रेष्ठ की बात करें तो चरकेतु चिकित्सा, मतलब चरक ने जो है वो चिकित्सा स्थान को श्रेष्ठ माना है। आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो वो शारीरिक स्थान को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन ये जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से भी इसमें से ज्यादा आते हैं। हालांकि सुश्रुत की बात करें सारे स्थान से क्वेश्चन काफी आते हैं, लेकिन फिर भी चरक में से भी सारे स्थान के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। कि सबसे पहले चैप्टर 1 से लेके 17वें तक जो लगातार चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। खूब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। टोटल अगर मैं चिकित्सा स्थान की बात करूं तो यहाँ से 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 17 तक। इसके अलावा विष वाला जो चैप्टर है, वात व्याधि की बात करें अपन, वात रक्त, उरु स्तंभ और योनि व्यापक, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो 17 चैप्टर, ये 18, 19, 20, 21 और 22, ये 22 चैप्टर जो है वो ज्यादा महत्व रखते हैं। दूसरी चीज, अगर विष की मैं बात करूं तो विष की बातें जो है वो सुश्रुत संहिता से भी आती हैं। सुश्रुत संहिता का जो कल्प स्थान है ना, वहां से आपको विष की बातें सारी देखने को मिलेंगी। मतलब इंपॉर्टेंट है कल्प स्थान। और अगर मैं विष के संदर्भ में बात करूं, सुश्रुत के कल्प स्थान में भी 2 का, 4 का और 8 का, ये 3 चैप्टर जो है कल्प स्थान में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसकी बात अपन वहीं पे करेंगे। ये चीजें हैं, ये 22 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे जब भी आप पढ़ो तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाँ भाई अपन एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो अपन जानते हैं भाई चिकित्सा स्थान है। चिकित्सा स्थान में ज्यादातर अपन क्या जानते हैं कि भाई डिजीज के बारे में बताया गया है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप पहले दूसरे चैप्टर को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं कि आप रसायन वाला छोड़ दीजिए, वाजीकरण वाला छोड़ दीजिए। छोड़ देने का मतलब एक बार के लिए छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। वाजीकरण का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, या फिर मैं कहूँ अल्टरनेट ईयर्स में आता है। अभी 2025 में जो है वो वाजीकरण का क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन है वो। रसायन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, चारों पाद है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिजीज की। डिजीज की बात करूं तो ज्वर से शुरू करें अगर अपन थर्ड चैप्टर से, तो डिजीज में आपको क्या याद करना है, डिजीज के निदान आपको याद करने हैं कि कौन सी व्याधि के निदान क्या है, उस व्याधि के होने के पीछे कारण क्या है। उसके लक्षण आपको याद होने चाहिए कि पर्टिकुलर व्याधि है, इसके लक्षण क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप देखना पेपर उठा के देखोगे, हम भी आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि भाई ये जो लक्षण है ये कौन सी व्याधि क्या है ना। पूरा श्लोक दे रखा है और फिर पूछा गया है कि कौन सी व्याधि के बारे में बता दिया गया है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आपको चिकित्सा सूत्र सबको पता होना चाहिए। हम अलग से उपलब्ध करवाते हैं आपको चिकित्सा सूत्र, सबके सारी डिजीज के हिसाब से बहुत जगह पे आपको मिल जाते हैं, है ना। अपन जब फाइनल ईयर पढ़ते थे काय चिकित्सा, उसमें भी अपने को बुक के लास्ट में चिकित्सा सूत्र मिलते थे सबके। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, चिकित्सा सूत्र पता होना चाहिए। इसके अलावा योग अपने को पता होना चाहिए। सारे के सारे योग जो हैं वो अपने को पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से रिलेटेड योग है। और उस योग के संबंध में भी एक दो बातें होती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो योग कौन सा है, क्योंकि कुछ योग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर की बातें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अभी जैसे वाजीकरण वाले अध्याय से पूछा गया था कि ब्रह्मणी गुटिका जो है वो कौन से पाद में दी गई है ना। वाजीकरण अध्याय में 4 पाद है, और उसमें पूछा गया था कि ब्रह्मणी गुटिका जो है वो कौन से पाद से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा योग जो है ये कौन सी डिजीज से संबंधित है। योग के क्वेश्चन भी 2-3 आए थे, है ना। एक मतदाते से रिलेटेड भी था, कोई अष्टांग लवण का ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया था, है ना। योग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो अपने को क्या करना भाई, चिकित्सा स्थान में पढ़ने से पहले अपने दिमाग में रहनी चाहिए। ये पर्टिकुलर चैप्टर है जो अपने को पढ़ने हैं, पहले इन पे प्राथमिकता डालनी है, या मैं कहूँ इनको ढंग से पढ़ना है। दूसरी चीज, जब भी आप व्याधि पढ़ो उसके निदान, उसके लक्षण, चिकित्सा सूत्र, योग, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब उसके भेद भी होते हैं, है ना। जैसे अपन उसके स्थान भी होते हैं, कहाँ कहाँ पर्टिकुलर व्याधि कहाँ होती है ना, और बहुत सारी बातें होती हैं।
ठीक है, उसके पूर्व रूप भी होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये सब। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अपन पढ़ रहे हैं कि अपन जो चरक संहिता की जो टीका पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्योतनी टीका। क्या नाम है भाई? उसका नाम है विद्योतनी टीका नाम है। दूसरी चीज मैं कहूं भाई, ये जो टीका जो है अपन काशीनाथ पांडे की पढ़ते हैं ना, गोरखनाथ चतुर्वेदी ऐसे करके, इतना नहीं पूछा जाता लेकिन पता होना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले चिकित्सा स्थान पढ़ते समय। तो चिकित्सा स्थान पढ़ते समय आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्या पढ़ रहे हो? चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं। अब चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हो, बताओ चिकित्सा की परिभाषाएं कहाँ कहाँ बताई गई हैं, है ना? तो अपन जानते हैं कि भाई चिकित्सा जो है वो सूत्र स्थान के 9वें चैप्टर में और सूत्र स्थान के 16वें चैप्टर में जो है वो चिकित्सा की परिभाषाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार चिकित्सा की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। तो चिकित्सा की परिभाषा आता है चतुर्णो भीषक आदि नाम सस्ता नाम धातु विकृत प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्सा इति अभिधीयते। क्या कह रहा है कि भाई चतुर्णो भीषक आदि नाम, जो भीषक आदि चार जो अपन ने कहा था, है ना, कौन कौन सी चीजें बोली थी अपन ने? अपन ने कहा था भीषक होता है, द्रव्य होता है, उपास्थाता और रोगी, है ना, ये चार चीजें थी। तो ये जो चारों चिकित्सा के पाद होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सस्ता नाम, सस्ता नाम मतलब होता है कि ये जब श्रेष्ठ होते हैं, सस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ये किस क्या प्रवृत्ति होती है इनकी? ये क्या करने वाले होते हैं? ये क्या करेंगे? इनकी प्रवृत्ति होती है धातु साम्य अर्था, मतलब जो धातु विकृत होते हैं उनको क्या होते हैं? ये धातुओं को सम करने में प्रवृत्त होते हैं। कौन? ये चार चिकित्सा के पाद होते हैं, भीषक, द्रव्य, उपास्थाता और रोगी। ये चारों क्या करते हैं? शरीर की जो विकृत धातुएं हैं उनको साम्य करने की जो प्रवृत्ति करते हैं, है ना, उसके लिए जो प्रवृत्त होते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं? चिकित्सा बोलते हैं। और यही क्या है भाई? चिकित्सा की परिभाषा होगी। दूसरा आता है या भी क्रिया अभिजानते शरीर धातु में समा, शरीर की धातुओं को सम करने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? चिकित्सा बोल देते हैं। ये वाला जो चतुर्नो भीषक आदि नाम वाला जो श्लोक है वो अपने 9th चैप्टर में देखने को मिलता है ना। और दूसरा जो अपन बात करें वो अपने को 16th चैप्टर में देखने को मिलता है। तो दो परिभाषाएं रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसमें अपने को क्या करवा दे, कोई फिल इन द ब्लैंक दे दे, या फिर जनरली अपने को याद होनी चाहिए चिकित्सा की परिभाषा। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं भाई, चिकित्सा स्थान की बात कर रहे हैं और चिकित्सा क्या करते हैं भाई? आयुर्वेद का, या फिर मैं कहूँ आयुर्वेद तंत्र का जो प्रयोजन है वो अपन ने पहले चैप्टर में देखा था कि भाई शास्त्र का प्रयोजन जो होता है या फिर आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन होता है धातु साम्य अर्था नाम, धातुओं को सम करना। ठीक है, धातु साम्य करना ही क्या होता है? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। सॉरी, हाँ, आयुर्वेद तंत्र का एक आयुर्वेद का प्रयोजन होता है जिसमें दो चीज अपन पढ़ते हैं भाई, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के रोगों का समन कर देना। दो चीजें पढ़ते हैं अपन। उसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं, उन्होंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, ये खलु आयुर्वेद प्रयोजन व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि प्रिमोक्ष है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो आचार्य सुश्रुत क्या करते हैं? पहले व्याधि वाला जो पुरुष होता है उसकी व्याधि ठीक करने की बात करते हैं और उसके बाद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हो। दूसरा आता भाई चिकित्सा क्या है? चिकित्सा का अर्थ होता है रोग निवृत्ति जनक व्यापार, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा कार्य जिससे अपन क्या करते हैं? रोग की निवृत्ति करते हैं। जिस व्यापार से रोग उत्पन्न नहीं हो या जिस व्यापार से उत्पन्न रोग शांत हो जाए उसे क्या कहते हैं भाई? चिकित्सा कहते हैं। या तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हो या फिर आतुर की रोगों की रक्षा कर, रोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, दोनों ही क्या होता है भाई? चिकित्सा हो गया। ठीक है, ये हल्की सी बात थी जो अपने को सबसे पहले पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो चैप्टर है वो है रसायन और वाजीकरण। और अपन क्या कहते हैं भाई? चिकित्सा स्थान में अपन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब रसायन और वाजीकरण क्या नहीं है? रोग नहीं है। मैं कहूँ इसमें अगर 30 चैप्टर है तो 28 चैप्टर ही ऐसे हैं जो एक रोग के नाम से है। जैसे अपन ने कहा भाई ज्वर चिकित्सा है, अपन कहते हैं रक्तपित्त चिकित्सा है ना, तो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से आ गए? रसायन वाजीकरण आ गया। तो रसायन वाजीकरण क्योंकि थोड़े से अलग है इसलिए इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि चरक संहिता में रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ पे है? तो चिकित्सा स्थान में है पहली बात तो, और चिकित्सा स्थान के भी पहले भाग में। दूसरा क्वेश्चन आता है, बताइए सुश्रुत संहिता में कहाँ पे है? सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में ही है लेकिन मिडल में है, एकदम मध्य में। ठीक है, 26 से लेके 30वें चैप्टर तक। एक बार आपको ध्यान में रखना है कि उसके शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में कौन से में? चरक संहिता में। वहीं अगर अष्टांग हृदय या फिर अष्टांग संग्रह की बात करें तो उन्होंने उत्तर उत्तर स्थान में बताया है।
ठीक है, तो उनका एक जैसे आचार्य सुश्रुत का भी उत्तर तंत्र है, उसी प्रकार से आचार्य वाग्भट ने भी उत्तर स्थान बताया है, उसमें जो है वो चिकित्सा की बात कही गई है। तो अगर अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह से रिलेटेड आए कि भाई बताइए चिकित्सा स्थान कहाँ पे है, सॉरी रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ पे है, तो आप जो है उसमें चिकित्सा स्थान टिक नहीं करोगे, उत्तर स्थान जो है वो लगा दोगे। ज्यादा गंभीर क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। गंभीर क्वेश्चन तो अपन ने बता दिया, व्याधियों से रिलेटेड आएगा, और ये निदान लक्षण चिकित्सा सूत्र या फिर योग पूछ लेंगे, या फिर ये जो चैप्टर के अंदर की बातें वो आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि भाई रसायन जो है ना, रसायन अध्याय और अपना दूसरा है वाजीकरण अध्याय, इन दोनों ही अध्यायों के फर्दर इनको चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। उनको बोला गया है चार पाद। रसायन चिकित्सा के भी चार पाद हैं और वाजीकरण वाले के भी चार पाद हैं, इनको चार चार डिवाइड किया गया दोनों। अब ये दोनों आपको याद भी होना चाहिए। वाजीकरण वाला पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, अभी अपन याद कर लेते हैं रसायन वाला कैसे याद करना। आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी मैंने उदाहरण दिया, ब्रिंगणी गुटिका का क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ लिया कि बताइए कौन से पाद में इसकी बातें की गई है, तो ये चार ऑप्शन आपको दे देंगे, मतलब वाजी उसमें चार ही है ना, तो चार ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से एक टिक लगाना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट में कौन कौन से योग बताए गए। ठीक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं याद कैसे करोगे। तो याद करना आपको आपका याद कर लेना, भले APKA आपका से याद कर लेना, चाहे आपका आयुर्वेद से याद कर लो, है ना, दोनों जो भी आसान लगे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका आयुर्वेद अपन याद करते हैं, आ से याद करेंगे अभया अमल की, पहले पाद का नाम है। दूसरा आपका प्राण कामी, का से कर परिचित है, और आपका आयुर्वेद से अपन ने याद किया आयुर्वेद समुत्थानीय। यहाँ पे आयुर्वेद इसलिए लिखा ताकि ये पता रहे कि ये आयुर्वेद समुत्थानीय वाला है। आप आपका से ट्रिक बनाओगे तो भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, तो दो समझ में आए वो अपन रख सकते हैं। दूसरी चीज देख लीजिएगा, आपका में अपन ने कहा भाई अभया अमल की पहला है, जिसके अंदर कितने योगों की बात हो रही है, 6 योगों की बात है इसके अंदर। कितने योगों की बात है, 6 योगों की बात। दूसरा अपन कहें भाई प्राण काम्य में, प्राण काम्य में 37 है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। तीसरा अपन कहें कर परिचितीय में, ये 16 है। और चौथा जो है आयुर्वेद समुत्थान, इसमें जो है वो 4। टोटल अगर पूछा जाए कि बताइए रसायन चिकित्सा में, रसायन अध्याय में कितने योगों की बात है, तो 63 योगों की बात बताई गई। टोटल योग कितने हैं, 63 है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आप आयुर्वेद समुत्थान ये याद कीजिए, इसके अंदर कितने योग बताए गए भाई, 4 बताए गए हैं। 4 कैसे याद कर लोगे भाई, आयुर्वेद समुत्थान ये है, और आयुर्वेद चारों तरफ है। अभी आजकल आयुर्वेद बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो अपन क्या कहेंगे भाई आजकल आयुर्वेद जो है वो चारों तरफ है। चारों तरफ मतलब क्या हो गया, 4। तो आयुर्वेद समुत्थान के अंदर योगों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। दूसरा मैं कह रहा हूं कर परिचित, कर परिचित में कहते हैं भाई कुछ काम कर ले, तो कितनी साल का होता है, 16 साल का व्यक्ति होता है ना, तो उसको बोलते भाई कुछ काम कर। जैसे मान लीजिएगा अपन 12वीं क्लास में लगभग लगभग 16-17 की एज में, आप 16 याद करो कंफ्यूज हो जाओगे, 16 की एज में 12th कर लेते हैं, और 12th के बाद में अपन क्या करते हैं भाई, सीरियस होकर पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। भले नीट की तैयारी शुरू करें, है ना, कुछ भी करें, लेकिन 16 के बाद सीरियस काम हो जाता है भाई। 16 से पहले पहले तो मजे मारते हैं, लेकिन काम करना कब शुरू करते हैं, 16 पे। तो कर परिचित जो अध्याय है उसमें कितने योग हैं, 16 योग। इससे पहले शुरू वाले में आ जाते हैं भाई अभय अमल की, अभय अमल की में 6। ठीक है, अब देखो ये 6 हो गए, ये 16 हो गए, 4 हो गए, 37, टोटल 63 है, ये याद करना है अपने को। इसमें से घटा दोगे ये 16, 4 और 6, तो बचेगा कितना, 37। फिर भी थोड़ा ध्यान में रखो कि प्राण काम्य में कितने योग है भाई, टोटल 37 योग। ठीक है, ये बात हो। इसके बाद में देखो और फर्दर भी होता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आपको और ज्यादा ट्रिक याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिक फिर ज्यादा हो जाएगी। एक लिमिटेड मात्रा में ही ट्रिक आपको याद करनी है, चाहे कितनी भी बताई गई हो, लेकिन आप वही ट्रिक याद करो जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इतनी ट्रिक जो है वो दिमाग में रहती नहीं है। तो देखो यहाँ पे 6 योग है, और आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो पढ़ते पढ़ते ये सारे आपको याद हो जाएंगे बिना ट्रिक के भी, ट्रिक की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है तो, ब्रह्मा के चयन मंत्र से सबका लक हरा हो जाता है। तो ब्रह्मा से अपन याद करते हैं भाई, ब्रह्म रसायन 2 है इसमें, प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय द्वितीय हो जाएगा। दूसरा चयन मंत्र से चयन प्राश अपन याद कर लेंगे। ठीक है, लक से याद करेंगे आमलक रसायन। हरा से हरित की, हरित की वाले भी 2 होते हैं, एक पहला हरित की, दूसरा हरित। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी एक एक करके पढ़ेंगे ना तो चीजें आ जाएंगी। अभी आपको क्या याद होना चाहिए भाई, ये चारों जो है पार्ट है ये आपको याद होने चाहिए, और इनके जो है क्या नाम है और इनके योग कितने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हुई। अब देखो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, और आगे अपन ने कहा भाई कुछ बातें इसके संबंध में अपन बताएंगे।
कह रहा कि भाई रसायन और वाजीकरण की जो चिकित्सा में रसायन चिकित्सा की प्रधानता रहती है, इसीलिए वाजीकरण से पहले रसायन को बताया गया है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है, चक्रपाणी के मत से रसायन वाजीकरण दीर्घायु रूप और महाफल देने वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए आचार्य चक्रपाणी ने वाजीकरण और रसायन के लिए क्या कहा है? तो इनको महाफल देने वाला कहा है, महाफल देने वाला। और क्या देते हैं? दीर्घायु, व्यक्ति की आयु लंबी करते हैं। ठीक है, तो दीर्घायु और महाफलदायक कहा है किसको भाई? आचार्य चक्रपाणी ने रसायन और वाजीकरण को दीर्घायु और महाफल देने वाला कहा है। अगली बात अपन करते हैं भाई, इसमें 4 पाद हैं और इस पाद में 6 योगों का वर्णन है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हरित की और आंवला की प्रधानता बताई गई है, इसलिए जो है अभया अमल की जो अध्याय है ना वो सबसे पहले है। तो यहाँ पे क्या होता है, शास्त्र जब भी पढ़ते हैं ना तो प्रधान चीज या फिर जो सबसे श्रेष्ठ चीज होती है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इसको पहले क्यों बताया गया है, तो 99% केस में अपन कह सकते हैं कि भाई ये ज्यादा श्रेष्ठ है इसलिए इसको ऐसे बता दिया। तो अभय अमल की का पहले क्यों बताया गया? क्योंकि भाई ये जो है वो प्रधानता है, इसलिए इनको पहले बता दिया। अगली बात आती है भाई भेषज प्रकरण की बात अपन करते हैं। और भेषज प्रकरण में एक क्वेश्चन आता है भेषज के पर्याय। ठीक है, जो भेषज मतलब औषधि है उसके पर्याय की बात हो रही है। देखो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहा है कि चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम परशमनम प्रकृति स्थापन हितम। अब देखो एक तो थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे तो याद भी रहता। चिकित्सित, चिकित्सितम, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध। ये देखो प्रायश्चित, पशमन, प्रकृति स्थापन। ठीक है, तो 3 तो पी हो गए, यहाँ पे तो पी का ही है पूरा मामला फिर ही तब। तो चिकित्सक, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चित्तम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम हितम। अब अपना काम क्या है कि भाई ये जो चीजें बताई गई है ना आप इनको याद कर लोगे। अब क्वेश्चन बनाना सामने वाला बनाएगा, अपने को आंसर करना है। क्वेश्चन आता है कि बताइए चरक संहिता के पहले अध्याय में भेषज के कितने पर्याय बताए गए हैं? तो ये टोटल पर्याय कितने भाई? 9 है। तो अगर सीधा आ जाए तो अपन कह देंगे 9। लेकिन अब आजकल इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, तो अपने को क्या होता है भाई, हो सकता है इसका नाम पूछ ले। जैसे कि कुछ कंफ्यूज कर दे, जैसे पत्थे है, ये नाम क्या लिखा हुआ? पत्थे। आपसे पूछे भाई पत्थे बताओ किसको बोलते हैं, तो अपन कहेंगे भाई ये भेषज को बोलते हैं। एक पूछ ले बताओ पथ्या किसको बोलते हैं, है ना? तो पथ्या किसका पर्याय हो गया? हरितकी को बोल दिया। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। तो ये हो गया चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। बहुत ज्यादा श्लोक अपन याद नहीं करेंगे, लेकिन जो अपन टिक लगा रहे हैं उनको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। रटने नहीं बैठना है, एक बार अपने को रीड करना है फिर छोड़ दो। फिर 24 घंटे या फिर 48 घंटे बाद फिर से आओ, उसको रीड करो, छोड़ दो। न्यूज़पेपर रीडिंग देनी है बार बार। अगली चीज आती है भाई भेषज द्विविधम तत्। भेषज जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, ओज मतलब उत्तम भाव, तो स्वस्थ व्यक्ति के इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो तो क्या हो गया अपने, अपन कह सकते हैं भाई 2 प्रकार के आयुर्वेद के प्रयोजन अपन ने कहा था। एक तो ऐसी औषधियां होती हैं जो क्या करती है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और एक ऐसी औषधियां भी होती हैं जो क्या करती है, रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करती है। तो कहीं ना कहीं अपन रिलेट कर सकते हैं कि 2 प्रकार की मेडिसिन रहेंगी। एक ऐसी मेडिसिन होती है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, और एक ऐसी मेडिसिन होगी जो रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने वाली होती है। वही अपना आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, वैसी बातें आ गई। तो यही भेषज होती है और इनके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी? स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने वाली, मतलब उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देंगी, और रोग आक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाली होती है। ठीक है, वही सारी बातें आ गई। इसके बाद में देखो अगला आता है अभेषज। तो भेषज जिस प्रकार से मेडिसिन को बोलते हैं, अभेषज इसके जस्ट विपरीत चीज होती है भाई। मेडिसिन क्या करती है? चिकित्सा करती है, लेकिन अभेषज की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये क्या करेगी भाई? ये डिजीज क्रिएट करने की बात यहाँ पे करेगी। तो अभेषज की बात देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, डिजीज क्रिएट करने की बात किस प्रकार से। सबसे पहले कह रहा है भाई 2 प्रकार के भेषज होते हैं और 2 ही प्रकार के अभेषज होते हैं। 2 प्रकार के अभेषज कौन से होते हैं? एक तो होता है बाधन और एक होता है सानुबाधन। बाधन मतलब डिजीज, सानुबाधन मतलब डिजीज, बाधन मतलब एक्यूट डिजीज, और सानुबाधन मतलब क्रोनिक डिजीज। बाधन मतलब तीव्र व्याधि, तीव्र व्याधि एकदम खतरनाक, अचानक से हो जाए, ऐसे कह सकते हैं, तेज हो जाए।
क्रोनिक का मतलब हो गया जीर्ण व्याधि, मतलब लंबे समय तक चलती आ रही हो। लेकिन मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, बेसिस का मतलब डिजीज। ठीक है, देखो कह रहा है कि बाधन क्या होती है, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे अथवा अल्प उपद्रव करे। अब यही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जब एग्जाम में बैठोगे गलत करके आ जाओगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बाधन जो होता है वो तत्काल कष्ट उत्पन्न कर रहा है। पहली लाइन क्या है, तत्काल कष्ट उत्पन्न कर रहा है। आपने देखा तुरंत मेरे को दर्द हुआ, अल्प उपद्रव करे, कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं उपद्रव को। उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, जो चीज जल्दी से हो जाएगी उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ठीक है, उपद्रव जैसे कि जैसे कांटा चुभा, आपके तुरंत चुभा और दर्द हो गया। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी कोई डिजीज हो रही है, जैसे आपको एक उदाहरण लेता हूं, अच्छे से समझ पाओगे, एचआईवी जो होती है, एचआईवी क्या होगी, ग्रुप ऑफ डिजीजेज होगी, है ना। ये तो कोई पर्टिकुलर व्याधि नहीं है। जैसे फीवर ले लेते हैं एक बार, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फीवर हो गई आपको, लेकिन फीवर का मतलब क्या हो गया भाई, संतापो देह मानस है। ठीक है, आपके मन और देह में क्या हो गया, संताप हो गया। ये तो हो गया फीवर जो डिजीज है उसकी बात हो रही है। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन है, आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, आपको छींक आ रही है ना, आपकी नाक बह रही है, इस प्रकार की अगर और अदर एक्टिविटी हो रही है, वो क्या होगी, वो आपकी कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव हो गए। ठीक है, अब देखिएगा मैं कह रहा हूं कि भाई जो जल्दी से हो जाएगा ना उसके उपद्रव कम होंगे, है ना, उसके उपद्रव क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जो देर से होगा उसके उपद्रव ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना है। लाइन आएगी, बताइए बाधन के लिए सही है कि नहीं है, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे और अल्प उपद्रव करे। जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे, ज्यादा उपद्रव करे, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाधन बोलते हैं। तो बाधन के लिए जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छोड़िएगा। देखिए जैसे कि विष का उदाहरण ले रहा, भाई विष क्या, आपने विष खाया और तुरंत मर जाओगे। लेकिन कोई दूसरी चीज खाओगे, उससे धीरे धीरे व्याधि हो रही है, फिर मर रहे हो, तो ज्यादा दुखी होगे ना। जो परेशान हो रहे हो वही उपद्रव की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अविज्ञात औषधि विष अग्नि वज्र या शस्त्र के समान मानी गई है ना। ये तत्काल उपद्रव के उदाहरण, तत्काल उपद्रव नहीं होगा मतलब तत्काल कष्ट देने वाले होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे मैं बात करता हूं सानुवादन। ये कालांतर में उत्पन्न करता है ना, धीरे धीरे व्याधि उत्पन्न होगी। जैसे कि दूसी विष। अब आपको क्या करना भाई, जैसे विष और दूसी विष दोनों एग्जांपल आपको एक साथ लिख लेने हैं। तो विष वाला एग्जांपल है वो किसके लिए है, वो अपना बाधन के लिए है। दूसी विष का एग्जांपल है वो किसके लिए है, वो अपना सानुवादन के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या करेगा ये चिरकारी कष्ट होता है, लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा कष्ट होता रहता है, या फिर अपन कहेंगे लंबे समय के बाद कष्ट देता है। बादन और सानुबादन के उपयुक्त उदाहरण गंगाधर में सम्मत है, छोड़िएगा। चक्रपाणी ने सानुबादन के उदाहरण में दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ रोग का उदाहरण दिया है। इस पे अपन क्यों जोर डाल रहे हैं भाई, अपनी एग्जाम में चक्रपाणी से सम्मत कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, पूछ लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाई थोड़ा अपने को विमर्श पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसमें आपको चक्रपाणी का कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन विमर्श में बहुत सारी चीजें चक्रपाणी की दी गई है। तो आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा चक्रपाणी की बातें देख लेनी है। यहाँ पे याद रखना भाई, बताइए आचार्य चक्रपाणी ने सानुबादन का कौन सा उदाहरण बताया है। अब वहां पे ऑप्शन में दूसरी विष भी रहे तो आप मत टिक लगाइए। आप क्या करोगे भाई, दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ रोग का उदाहरण बताया है तो आप यही लिखोगे। ठीक है, और बात करें आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, बाधन को एक्यूट डिजीज कहा है और सानुबादन को क्रोनिक डिजीज कहा है। ये बातें हो गई। ठीक है, ये कुछ बातें हुई। इसके बाद अपन बात करते हैं रसायन और वाजीकरण की बातें कर लेते हैं। वही बात है, इन्होंने फिर से लिख दी। कह रहा है कि स्वस्थस्य ओजस्करम यत तु तद वृश्यम तद रसायन। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्राहे प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रशमे मतम। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस कर ओज या फिर श्रेष्ठ भाव को बढ़ाने वाली होती है, वही प्राहे वृक्ष और वही रसायन होती है। एक बात और आती है, द्वितीय औषधि। बस आपको यहाँ पे याद क्या करना है, आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि आचार्य चक्रपाणी ऐसे कहते हैं, या फिर आचार्य चरक की बात कर ले अपन, इनका ये मानना है कि दो प्रकार की औषधियां हैं। एक को अपन ने कहा प्रथम औषधि और एक को अपन ने कहा द्वितीय औषधि। जो प्रथम औषधि है वो क्या करने वाली होती है, वो स्वस्थ से ओजस्कर होती है, मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाने वाली होती है। और दूसरी का जो द्वितीय, द्वितीय क्या करती है, रोगाणाम द्वितीय प्रशमम। दो द्वितीय औषधि होती है वो क्या करती है, वो रोगों का प्रशमन करती है। रोगों का समन करने वाली जो होती है वो कौन सी होती है, द्वितीय औषधि होती है। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आ गया, है ना। वो आपको इतना याद नहीं रखना क्योंकि गंगाधर अपने एग्जाम में आते नहीं।
ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो नीचे बात आती है कि प्राय रोगों को शांत करने वाली कौन सी औषधि मान जाती है, द्वितीय औषधि मान जाती है। यहाँ प्राय सबसे बाहुल्य अर्थ लेना चाहिए, मतलब क्या कह रहा है भाई, जनरली। प्राय का मतलब क्या हो गया, जनरली ऐसा है कि वो रोगों को शांत करने वाली द्वितीय मानी जाती है। हो सकता है द्वितीय भी क्या कर रही हो, रसायन का काम कर रही हो, लेकिन जनरली वो क्या करेगी, आर्त से रोगमुक्त होती है। ठीक है, चलो यहां पे एक लाइन आती है देखो ऊपर, रसायनम इति गंगाधरम। ये जो है, जो द्वितीय औषधि है, उसको आचार्य चक्रपाणी क्या करते हैं, आर्त से रोगनुत इति चक्रपाणी, चक्रपाणी कहते हैं कि जो दूसरी औषधि होती है वो आर्त से रोगनुत वाली होती है, मतलब रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करने वाली। और आचार्य गंगाधर यहीं पे कहते हैं कि वो रसायन होती है। गंगाधर कहते हैं जो प्रथम होती है वो तो क्या हो गया, वो स्वास्थ्य ओजस्कर वाली हो गई, और दूसरी जो होती है वो रसायन होती है, वो ऐसे बोल देते हैं। ठीक, तो ये अपने को ध्यान में रख लेना बस थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं। अगली बात आती है भाई, रसायन के गुणों की बात कर लेते हैं, रसायन की परिभाषाओं की बात अपन कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुणम वय प्रभाव वर्ण स्वर औदार्य देहे इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ये रसायन की कुछ बातें हो गई। जो विद्यार्थी थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर जिसको अभी अपन बोले, जिनके एग्जाम में ये आता हो, उसको तो पूरा याद करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रसायन का क्वेश्चन आएगा ही और उसमें ये आपको लिखना ही चाहिए। लेकिन अगर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई यहाँ प्रभाव वर्ण स्वर आधार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात्, है ना, ये सारी चीजें। देखिए क्या कह रहा है भाई, रसायन के गुणों की बात करते हैं। रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु वाला होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मेधा अच्छी हो जाती है, आरोग्य तृण अवस्था प्रभाव, ये सारी बातें होंगी। एक लाइन लेकिन आपको याद करनी है, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बताइए, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से रसायन की कौन सी परिभाषा सही है। वहां पे ये वाली परिभाषा भी होगी, ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे रिक्त स्थान पूछ सकते हैं, है ना, उसमें रसायन दे देंगे, वाजीकरण दे देंगे, च्यवनप्राश ऑप्शन में दे देंगे, कई ऑप्शन आ सकते हैं, तो दूसरा ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद ही होना चाहिए, लाभोपाय सस्ता नाम रसादी नाम रसायन। अब देखो, ये वाली परिभाषा अपन शुरू से पढ़ते आते हैं, तो ये अपने को डेफिनेशन याद रहती है कि भाई ये आचार्य चरक की। दूसरी लेकिन सारंगधर, क्योंकि सारंगधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अपनी पीजी के एग्जाम के लिए, इसलिए आचार्य सारंगधर की कोई भी चीजें हो उनको आपको नहीं छोड़ना है। आचार्य चक्रपाणी को जबरदस्ती वहां तक अपने को नहीं जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चक्रपाणी का ग्रंथ उठा के ले आइए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है यहाँ पे जो दी गई है वो चीजें पढ़िए। सारंगधर जो है, कोई बातें बताई गई वो आपको याद करनी है। सारंगधर जो है वो रसायन की परिभाषा बताते हैं, रसायनम च तत्ज्ञेयम यद्य जरा व्याधि नाशनम। क्या होता है भाई, जरा और व्याधि का नाश करने वाला जो भेषज होता है उसी को क्या बोलते हैं, रसायन बोल देते हैं। ठीक है, बस बात इतनी सी है, लेकिन याद रखना है। अब जो ये यद जरा व्याधि नाशनम लिखा है ना, ये बात यहाँ पे भी लिखी है, इसलिए अपन क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको भी अपन याद करेंगे कि यद जरा व्याधि नाशनम, सॉरी, यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। यहाँ पे एक शब्द इन्होंने बता दिया कि जो जरा और व्याधि का विध्वंस करने वाला होता है, उसको खत्म करने वाला होता है, उसी भेषज को क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं। ये जो विध्वंस वाला शब्द है ये कौन दे रहे हैं, ये आचार्य चक्रपाणी दे रहे हैं। आचार्य चक्रपाणी जो है वो विध्वंसी वाला टर्म जो है अपने को दे रहे हैं। इसलिए अपन याद करेंगे कि जो चक्र होता है, जो श्री कृष्ण जी का जो चक्र है वो क्या करता है, वो विध्वंस कर देता है। तो याद रखना, चक्रपाणी वाली जो रसायन की परिभाषा है उसमें विध्वंस वाली बातें बताई गई हैं। यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। जो क्या करे, जो जरा और व्याधि को विध्वंस करे, उसी भेषज को रसायन कहते हैं। आगे आ जाओ, यद जरा, सॉरी, ये रसायनम तद गेयम रियत जरा व्याधि नाशनम। अगर रियत जरा व्याधि नाशनम आ जाए तो वो अपना सारंगधर का हो जाएगा। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। ठीक है, चलेगा। उत्तम रसादि धातु प्राप्त करने का जो उपाय है उसे ही क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। अब ये थोड़ी रसायन के गुणों की बात हुई, यहाँ पे आ जाओ वाजीकरण के गुणों की बात अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अपत्य संतान कर्म यत सद्य संपर पर हर्षणम वाजीवा अति बलो येन या अति प्रतिहत स्त्रे भवती अति प्रिय
स्त्रीणाम येन येन उपचीयते जीर्यते अप्यक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते प्रभुत्व शाख साखी वयेन चैत्यो यथा महान भवति अर्चयो बहुमत है प्रजानाम सुबहु प्रजा है संतान मूलम येने है प्रत्यय च अनंतिम अश्नुते यस यस श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरणम एव तत्। अब देखो ये पूरी बात हो गई, आपको पूरा नहीं याद करना है, दो तीन बातें अपने को जरूर से याद करनी है। सबसे पहले कहना क्या चाह रहे हैं कि अपत्य संतान कर्म यत सद्य संपर्क, जो क्या करता है ऐसा भेषज जो क्या करे अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि संतान का विस्तार करने वाला हो, ठीक है, जो संतानों का विस्तार करने वाला हो वही वाजीकरण वाला है, ठीक है। जो भी अपना वाजीकरण औषधि दिया वो क्या करती है भाई, संतान आगे से आगे संतान उत्पत्ति में जिनको संतानें नहीं हो रही है ना, वो सारे काम जो है वाजीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा ये छोड़ दीजिएगा, एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ेंगे हिंदी में। यहाँ पे एक बात आती है कि भाई जिसके संतान होती है ना, वाजीकरण वाले की एक उपमा बताई गई या फिर एक तारीफ की गई है, कहा गया है कि प्रभुत शाखा साखियो ये न चेत्यो यथा महान। अभी बता दूंगा, हिंदी पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जो पेड़ बहुत शाखा वाला होता है, जैसे गांव के बीच में एक पेड़ होता है जिसके बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसकी क्या की जाती है भाई, पूजा की जाती है, ठीक है। मतलब जिसके ज्यादा संतानें होते हैं, शाखाओं से मतलब है संतान जिसके ज्यादा होती है वो पूजनीय होता है, ऐसा बताया गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं भाई संतान मूल जो है वो किसको कहा गया है, संतान मूल वाजीगण को कहा गया है। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। कह रहा है कि भाई संतान मूल जो है वो वाजीगण को कहा गया है, और अपत्य मूल, अपत्य का मतलब भी संतान ही होता है ना। एक होता है अपत्य, अपत्य मतलब संतान, जहां से संतान आती है उसको बोलते हैं अपत्य मार्ग, ठीक है, जहां से प्रसव होता है उस मार्ग को बोल दिया अपत्य मार्ग, और अपत्य किसको बोल दिया, संतान को बोल देते हैं, है ना। तो ये शब्द है। तो अपत्य मूल किसको बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं, और संतान मूल तात्पर्य है कि ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, संतान मूल वाजीगण को बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना भाई। अब देखो एक ये क्वेश्चन आता है, अभी बात करेंगे, कह रहा है कि वाजीगण की बात, थोड़ी सी परिभाषा और गुणों की बात कर लेते हैं। जो बेसज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का विस्तार करने वाला हो, शीघ्र ही मैथुन विषय हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिस भेषज के सेवन करने से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ शक्ति आती है, जिसके प्रयोग से स्त्रियों के लिए अपत्य अत्यंत प्रिय होता है, और जिससे शरीर में रस रक्त मांस आदि की पुष्टि होती है, जिससे वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होता है, ठीक है। शुक्र क्षय जन्य कारण लक्षण शरीर में दिखाई नहीं देते हैं, जिससे व्यक्ति फल वाला अर्थात संतान वाला होता है, जिससे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है, और जिस प्रकार चैत्य गांव का एक बड़ा वृक्ष होता है जिस पर देवता आदि का निवास माना जाता है, सामान्य ग्रामीण जनता उस वृक्ष की पूजा करती है, उस वृक्ष के समान पूज्य होता है, और उसी प्रकार वाजीकरण भेषज का सेवन करने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, पूज्य होता है। वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है, और अनेक प्रजाओं में वह बहुप्रजा अर्थात बहुत संतान वाला होता है, ठीक है। तो पहले हो सकता है बहुत संतान वाले को अच्छा कहा जाता था, ऐसा कुछ है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि ये वाजीकरण का प्रयोग जो होता है वो संतान की उत्पत्ति करने का मूल होता है भाई। तो आपको याद रखना है संतान मूल, तो संतान का मूल क्या भाई, वाजीकरण है। मृत्यु के बाद भी वो व्यक्ति संतान मूलक अनंत सुख को प्राप्त करता है, और जिन औषधियों के सेवन करने से यश श्री बल और पुष्टि की वृद्धि होती है उसे वाजीकरण कहते हैं। अब देखो वापिस आ जाओ, पढ़ना अपने को जरूरी है, हिंदी आप पढ़ लिया करो, अगर कोई छूट जाती है वो भी आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि आप एक बार उसकी हिंदी पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट भी बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि संतान का मूल कौन होता है भाई, वाजीकरण होता है। एक ये क्वेश्चन आता है, यस श्रियम बलम पुष्टि तत्, जो क्या करने वाला था, आपकी यश आपकी कीर्ति है ना बढ़ाने वाला होता है। दूसरा श्रियम बल बढ़ाने वाला, पुष्ट करने वाला होता है वाजीकरण। अब देखो यहां से आप अभी पढ़ रहे हो ना इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान देखिए, नीचे पहला ऑप्शन आएगा च्यवनप्राश, दूसरा लिख देंगे ब्रह्म रसायन, तीसरा लिख देंगे रसायन, समझ रहे हो, और चौथा लिख देंगे वाजीगण। अब वाजीगण तक आप जा ही नहीं पाओगे, आप च्यवनप्राश में कंफ्यूज हो जाओगे, ये छोड़ दोगे तो सोचोगे ये बहुत बड़ा श्लोक है, इसका भी पढ़ोगे तो बड़ा श्लोक है, इसमें से हो सकता है ना। वाजीगण आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वाजीगण में आप क्या ढूंढ रहे होगे, अपत्य ढूंढ रहे होगे, है ना, वाजीवा अति बलो, ये ऐसे सब ढूंढ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, ये श्री बलम पुष्टि, शब्द देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या हो सकता है, वाजीगण वाला हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज और लिख लो, एक ऐसी चीज है जो वाजीकरण जैसा दिखेगा लेकिन वाजीकरण नहीं है, यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए एक आता है अप्रतिहत गति, अप्रतिहत गति स्त्रीसु,
अपत्यवान भवति इति, अपत्यवान भवति इति, ये लाइन आती है। इसका मतलब ये है कि भाई अप्रतिहत गति मतलब बिना रुके जो है मिथुन कर सकता है। दूसरा आता है अपत्यवान भवति इति, मतलब और उसको क्या करता है भाई, संतानवान बनाता है व्यक्ति को। तो ये लाइन तो किसके लिए भाई, वाजीकरण जैसी लाइन दिख रही है, लेकिन नहीं है, वाजीकरण के लिए लाइन नहीं है। ये लाइन है आम्लक घृत के लिए, आम्लक घृत के लिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। जब आम्लक घृत आपको पढ़ाऊंगा मैं तो ये बात अपन फिर से करेंगे। ठीक है, तो आम्लक घृत के लिए क्या लाइन है भाई, अप्रतिहत गति स्त्रीसु अपत्यवान भवति इति। तो ऐसी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं। अभेषज असेव्य है, कह रहा है कि भाई जो ऐसी औषधियां या फिर ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करें, आपको डिजीज उत्पन्न करने वाली हो, उनका सेवन अपने को नहीं करना चाहिए। तो वही बात है, औषधि से विपरीत जो भी द्रव्य हैं या फिर कोई काम है वो उनको एभेसिस कहते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखो दो प्रकार के रसायन प्रकरण की बात यहाँ पे आती है कि जो रसायन होता है ना, रसायन इसको लेने की भी विधि होती है, और रसायन का सेवन करने की दो विधि बताई गई है। लेकिन ये तो भाई शास्त्रोक्त बात हो गई ना, रसायन को सेवन करने की कितनी विधियां होती है ना, आप नीचे लिख दोगे दो, ठीक है, दो लिखी होंगी टिक लगा दोगे। लेकिन अब एग्जामिनर जो है ना वो क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। अब वो देखिए कैसे बना सकता है। आपसे अगर पूछे कि भाई बताइए रसायन सेवन की कितनी विधियां होती है, आपसे नॉर्मल पूछे तो आप दो कर देना। लेकिन आजकल नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें चार ऑप्शन है, एक टिक लगा दो। आजकल आते हैं रसायन सेवन की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधियां हैं। पहला ऑप्शन कुटी प्रावेशिक दे देगा, दूसरा ऑप्शन वातातपिक देगा, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा द्रोणी प्रावेशिक देगा। ठीक है, पहला कौन सा कुटी प्रावेशिक है, दूसरा द्रोणी प्रावेशिक, तीसरा वातातपिक, चौथा दे देगा सौर्य मारुत, सौर्य मारुत। ये चार ऑप्शन दे देगा, लिख भी सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बाद में हालांकि मैं बता भी दूंगा। सौर्य मारुत बता देगा। तो पहला कौन सा कुटी प्रावेशिक है, तो आप कह दोगे भाई इस विधि से लेते हैं क्या रसायन का सेवन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक अनुसार निम्नलिखित में से रसायन लेने की विधियां हैं, तो पहला कुटी प्रावेशिक है क्या, बिल्कुल है। फिर नीचे आएगा ऊपर वाले में से कितनी है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, ऑप्शन नीचे रहेंगे एक दो तीन चार। तो अपन कहेंगे इक्विटी प्रावेशिक तो है, वातातपिक भी है, दो तो है, द्रोणी प्रावेशिक भी सर ने बताया था कि आएगा, ठीक है, तो तीन, कुछ लोग हद मार के तीन कर देंगे। लेकिन सौर्य मारुत भी है, सौर्य मारुत इसी को बोलते हैं। चरक ने बताया कि हाँ भाई बताया है, कहाँ पे बताया है, चौथे पार्ट में बताया। चारों के चारों आप सही करोगे। फिर जनरली यहाँ पे देखो लिखा भी है द्विविध रसायन प्रकरण, दो प्रकार से रसायन का सेवन किया जाता है। कौन सा है, कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, जिसको अपन इंडोर और आउटडोर वाला कहते हैं ना, आईपीडी और ओपीडी वाला, है ना, आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वही वाला आईपीडी ओपीडी। तो कुटी प्रावेशिक मतलब उसमें व्यक्ति जो है वो कुटी में बैठेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आईपीडी टाइप हो गया मामला, चिकित्सक उसके पास में रहेगा। दूसरा वातातपिक का मतलब होता है वात प्लस आतप, वात प्लस आतप मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो धूप और वात के मतलब वायु के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो मतलब ओपीडी हो गया, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, तो इतना ही है। तो ये दो चीजें होती हैं। आप जब आगे चलोगे ना चौथे पार्ट की बात करेंगे तो उसमें एक और नाम आएगा द्रोणी प्रावेशिक। ठीक है, तो अगर ऐसे ही पूछ ले आचार्य चरक ने कुल कितनी बताई है, तो भी आप तीन लिख सकते हो उसमें, उसमें चार मत करना, चार नहीं बताइए, क्योंकि जो सूर्य मारुत होता है ना, तो सूर्य किसको बोलते हैं, सूर्य भाई सूरज का पर्याय हो गया सूर्य, तो आतप भी क्या हो गया, धूप हो गया ना, उसी का पर्याय होता है सूर्य मारुत। और मारुत मतलब वात, वात को ही मारुत बोलते हैं। तो सूर्य मारुत जो विधि होती है वो इसी का पर्याय है। यहाँ पे चाहो लिख सकते हो, अभी आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी लिख लो, सूर्य मारुत विधि भी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो दो चीजें और आती हैं इसके बारे में। कह रहे भाई एक रसायन का सेवन होता है और एक वाजीकरण का सेवन होता है। और जो रसायन का सेवन होता है वो सात्विक गुणों की वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है, सात्विक गुणों की वृद्धि करने वाला होता है रसायन।
तो कहते भाई रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है। क्यों उत्तम माना जाता है? क्योंकि रसायन जो होता है वो सात्विक गुणों की वृद्धि करता है, और वाजीकरण जो वो राजस गुणों की वृद्धि करता है। आप वाजीकरण का सेवन करके सात्विक मन नहीं रह सकता, थोड़ा सा राजस हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग अश्रेष्ठ माना जाता है, रसायन का प्रयोग श्रेष्ठ होता है, इसलिए प्रथम उसी का वर्णन किया जाता है। कुटी प्रावेशिक इंडोर मैनेजमेंट और वातातपिक आउटडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपन ने बता दिया। अब देखो इस अध्याय में देखो एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि यहाँ पे सभी चीजें दो दो करके लिखी हुई है। जैसे कि भेषज, भेषज को छोड़ दीजिए, नो थे इसके। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम पर समनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये नो अपन ने पढ़े थे। अब भेषज की बात करें तो दो प्रकार के थे, बाधन और सानुबाधन। भेषज भी दो प्रकार के थे, स्वस्थ से ओजस्कर और आर्त से रोगनुत। ठीक है, इसके बाद में जो स्वस्थ ओजस्कर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। अपन ने कहा भाई स्वस्थ व्यक्ति ओज को बढ़ाने वाला रसायन भी होता है, वाजीकरण भी होता है, दो हो गए। इधर अपन ने कहा भाई बाधन और सानुबाधन हो गया, है ना। यहाँ पे चाहो तो आप सानुबाधन का चक्रपाणी सम्मत जो उदाहरण था वो लिख सकते हो। दीर्घ काल अवस्थायी कुष्ठ, क्या था? दीर्घ काल अवस्थायी कुष्ठ रोग जो है वो आचार्य चक्रपाणी ने किसका उदाहरण बताया? भाई सानुबाधन का। जनरल जो है वो कौन सा? आप दूसरी विष लिख दोगे। बाधन का कौन सा था? विष लिख दोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, समझ रहे हो। इधर आ जाओ। अब मैंने कहा भाई रसायन है तो रसायन भी फर्दर दो प्रकार का है। मैंने कहा कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, ये तो जनरल बातें हैं। इसके अलावा जो अलग सी थी वो मैंने बताई आपको। नहीं पूछे तो आप ये दो ही बताओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा जाए तो यहाँ पे द्रोणी प्रावेशिक भी लिखा जा सकता है, कोई गलत बात नहीं होगी। अगर पूछा जाए वातातपिक की जगह सूर्य मारुत भी लिखा जा सकता है, और ये चरक सम्मत ही है, अलग से अपन अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इन दो। अब बात करते हैं। अब मैंने कहा भाई रसायन, मैं चिकित्सक हूं, मैं आपको दे दूंगा ये लो च्यवनप्राश, आप घर जाके खा लेना, और यही काम मैं बोल दूंगा कि चलो मेरे यहाँ पे आप एडमिट हो जाओ फिर खा लेना। मतलब दो तरीके से रसायन दिया जा सकता है। तो आप घर जाके खाओगे तो उससे तो अपने को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं पे आप मेरी कुटी में बैठ के खाओगे तो अपने को ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कुटी कैसी होनी चाहिए, फिर कुटी निर्माण करने की क्या विधि होगी, और कुटी का स्थान कैसा होना चाहिए। देखो आ जाओ इधर। सबसे पहले अपन कह रहे हैं भाई दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहले कुटी प्रावेशिक रसायन विधि का उपदेश अपन ने किया, जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा वैद्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु जन निवास करते हो, मतलब अच्छा स्थान होना चाहिए, फालतू लोग नहीं हो, जो भय से रहित हो, उत्तम हो, जिस स्थान पर सभी आवश्यक सामग्रियां सुविधि से मिल सकती हो, ऐसे नगर के पूर्व उत्तर दिशा में। सबसे पहला पूर्व उत्तर, कौन सी नगर के किस दिशा में होना चाहिए? तो कुटी की दिशा कौन सी होनी चाहिए? पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए। उसकी उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करेंगे, जिस कुटी का विस्तार, चौड़ाई, उच्छेद, ऊंचाई और लंबाई पर्याप्त हो। और कुटी कैसी होगी? त्रिगर्भा होगी। दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो मैंने क्या कहा कि भाई पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए। दूसरी बात, कुटी जो है वो त्रिगर्भा होनी चाहिए। दो बातें आपने याद कर ली। इसके बाद में कह रहा है घन भित्ति मृत्यु सुखाम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें सूक्ष्म लोचन, उसमें छोटे छोटे झरोखे भी होने चाहिए कुटी में। ठीक है, अगला कह रहा है घन भित्ति मृत सॉरी घन भित्ति में ऋतु सुखाम सुस्पष्टाम मनसः प्रियाम। मतलब जो घन भित्ति दीवारें जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए अपन कह सकते हैं। और कैसी होनी चाहिए? ऋतु सुखाम, जो हर ऋतु में वो सुखकारी हो। देखिए क्या कह रहा है कि उसकी जो कुटी की जो दीवार होती है वो मोटी हो, और जो कुटी जो है वो प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो, है ना। ऐसे भी नहीं है मोटी मोटी दीवारें बता दी और गर्मियों में बेचारे पेशेंट को उसमें डाल दिया, वो वहीं मरने को हो रहा है ना। रसायन तो पता नहीं कब उसके काम आएगा, लेकिन वो वहां पे गर्मी के मारे मर रहे हैं। लेकिन हर ऋतु में क्या होनी चाहिए? वो सुखकारी होनी चाहिए। इसके बाद में देखिएगा एक और आता है, शब्द आदि नाम असस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम। उस कुटी के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो। ठीक है, अब इसका कोई भी लॉजिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे स्त्रियों का कोई भी, अगर यहाँ से क्लोज देखें तो स्त्रियों को क्या माना गया है? श्रेष्ठ वाजीकरण माना गया है ना। आगे अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? उसको रसायन दे रहे हैं। अब वो कुटी में उसको वो रसायन दे रहे हैं, स्त्रियों को श्रेष्ठ वाजीकरण माना गया है। वो क्या हो सकता है? कुछ भी, मतलब उसका वाजीकरण देना हो सकता है। ठीक है, तो वो छोड़ेगा। लेकिन जो भी बात आपको याद करनी है, पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए, शब्द आदि नाम असस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम। उस कुटी में जो है वो स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। कोई भी इसका लॉजिक हो सकता है, अपने को याद करना है। अगली बात आती है असस्त जो शब्द होते हैं, मतलब जो बेकार शब्द है, उनका उसमें प्रवेश वर्जित है। उनका मतलब वहां पे कोई गलत शब्द बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं बोलना चाहिए। और
यही बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अप्रिय अनुचित शब्दों का प्रवेश नहीं हो, स्त्री जन उसमें वर्तमान नहीं हो, मनोनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल सभी सामग्रियों से युक्त हो। अब देखो, कुटीर निर्माण में पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचन होनी चाहिए, घन भित्ति मतलब जो दीवारें हैं वो मोटी होनी चाहिए उसकी, और इसके अलावा वो ऋतु सुखाम मतलब घन भित्ति, ऋतु सुखाम मतलब वो दीवारें जो है मोटी हो और वो हर ऋतु में जो है वो सुखकारी हो। तीसरा आता है, अगला आता है स्त्री विवर्जितम, उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो, और शब्द आदि नाम असस्ता नाम अगम्याम मतलब उसमें जो गलत शब्द है, अनुचित शब्द है, उनका भी प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसके बाद देखो, एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताते हैं आपको। देखिए, कुटी की बात ऐसा नहीं है कि यहीं पे होती है, इसके अलावा भी कुटी एक जगह आती है। कुटी स्वेद होता है ना, उसकी भी एक कुटी होती है, क्योंकि एक रिलेटेड लाइन है वो अपन यहाँ पे आती है, इसलिए अपन एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे। एक कुटी स्वेद वाला और होता है। तो कहते हैं भाई, अगर मैं जो कुटी प्रावेशिक मतलब रसायन वाली जो कुटी है ना, उसकी अगर बात करें, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रसायन कुटी निर्माण की बात करें, उसके अंदर जो लाइन आती है ना, वो क्या आती है, घन भित्ति ऋतु सुखाम। घन भित्ति ऋतु सुखाम लिख लीजिएगा, घन भित्ति में ऋतु सुखाम ऐसे लिखा है, ठीक है। और एक आता है कुटी स्वेद की कुटी आती है, एक कुटी में स्वेदन करवाया जाता है, उसकी भी कुटी होती है, उसके अंदर भी ऐसी लाइन आती है, वो रहती है घन भित्ति, उसकी दीवारें क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और इसके अलावा उसमें कुष्ठाद लेप करवाते हैं। कुष्ठाद जो औषधियां होती है ना, उनका लेप होता है। तो बस इतनी सी चीज अपने को ध्यान में रखनी, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वहां पे भी ऐसी बातें हैं, इसलिए अपन लिख रहे हैं कंपैरिजन के लिए। आगे अपन चलेंगे। एक लाइन आती है, कुटी प्रावेशिकम मुख्यतः वाता तपिकम अन्य था। ये दोनों आचार्य बोलते हैं, आचार्य वाग्भट भी बोलते हैं, आचार्य चरक भी बोलते हैं कि जो कुटी प्रावेशिक विधि है वो ज्यादा अच्छी है वाता तपिक से। ठीक है, मतलब इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, भाई एडमिट हो जाओ आप। उनका रीजन दूसरा होता है, लेकिन एक बात है, डॉक्टर क्या कहेंगे, थोड़ा सा बीमार पेशेंट होता है उसको एडमिट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा मुनाफा कमा ले। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भी जो इंडोर वाला डिपार्टमेंट है वो ज्यादा अच्छा होता है आउटडोर की बजाय। अपन भी कहते हैं भाई, सीधा चिकित्सक की देखरेख में रहेगा तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। आगे की बात आती है, भाई चलो आपने कुटी तो बना ली, आपको पता चल गया कि भाई कुटी कैसी होनी चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए, और त्रिगर्भा होनी चाहिए, घन भित्ति ऋतु सुखाम होनी चाहिए। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई। उसके अंदर जो है वो स्त्रियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और जो असस्त शब्द है उनका भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर अब आपको एंट्री कर लेनी है, तो ऐसे नहीं है मुंह उठा के चले गए बिना नहाए धोए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कुटी में अगर प्रवेश करना है, उसके लिए क्या क्या आपको जरूरी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आ जाएगा सूर्य उत्तरायण हो। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है भाई, उदगयने शुक्ल तिथि नक्षत्र पूजिते। कौन सा कह रहे हैं, उदगयन, उदगयन बता दिया। यहां पे बता दिया सूर्य उत्तरायण में हो, और सूर्य उत्तरायण में होता है उसी को बोलते हैं आदान काल। तो याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपको आदान काल भी आ जाए। कौन सी काल में जो है वो कुटी में प्रवेश करना है, आदान काल में करना है, सूर्य उत्तरायण में हो या फिर उदगयन, तीनों का एक ही मतलब है। दूसरा, कौन से पक्ष में, तो लिखा है शुक्ले, तो शुक्ल पक्ष में क्या हो, शुक्ल पक्ष हो। ठीक है, तिथि नक्षत्र कुछ बता नहीं रखा है, दो चीजें याद रखनी है, शुक्ल पक्ष हो, सूर्य उत्तरायण में। अब देखो, जब अपन 8 ज्ञान के देवताओं की बात कर रहे थे, तो वहां पे अपन ने कहा था भाई यहाँ पे आपको याद रखना है कि धैर्य इसमें नहीं है, सारी फीमेल्स फीमेल्स हैं। ठीक है ना, वहां पे अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे भी आता है कि भाई आपको क्या करना है, धृति स्मृति और बल को धारण करके जो है आपको प्रवेश करना है। अब आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पहला आ जाएगा भाई सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष को, और धी धृति स्मृति को धारण करके आपको प्रवेश करना। आप उस स्टेटमेंट पे ध्यान ही नहीं दोगे कि ये तो सही होगी। ऑप्शन आएगा कि बताइए ऊपर दी गई जो स्टेटमेंट है इसमें से कितनी सही है, नीचे ऑप्शन आएगा 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। ठीक है, या फिर कह देंगे पहली और दूसरी सही है, तीसरी चौथी और पांचवी सही है ना, और सारी सही है, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, धृति स्मृति और बल को धारण करके क्या करना, आपको कुटी के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, तो धृति मतलब धैर्य। कुटी में रहोगे, मान लीजिएगा ओपीडी में जा रहे हो, आपको 15 दिन का समय लग सकता है, ये धृति हो गया एक प्रकार से, यहाँ की बात करें।
दूसरा स्मृति, आपको चिकित्सक ने बताया ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, वो सारे काम आप करोगे, स्मृति हो गया। बल मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुबले पतले हो अंदर चले गए, है ना, वापिस ही बाहर नहीं आए कभी, है ना, तो ये वाली तो बल को धारण करना है, ऐसे थोड़ा सा आप समझ सकते हो चीजों को। यहाँ पे धी नहीं है, धी इसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, अगर धी धृति स्मृति लिखा है तो गलत हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो धी लिख के आप क्रॉस बना लोगे कि धी इसमें नहीं है। इसके बाद में कह रहा है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि अब ये काम हो गए और आप अब चले जाओगे, नहीं, इसके अलावा आपको क्या करना है, रसायन का प्रयोग। अब कुटी में तो आप चले गए हो, लेकिन रसायन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि रसायन का सेवन करने से पहले आप क्या करोगे, शोधन करवाओगे अपना, ताकि रसायन आपके शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके, वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो रसायन सेवन करने से पहले प्रोसेस क्या है भाई, आप कुटी में प्रवेश करोगे, और कुटी में प्रवेश करने से पहले का क्या प्रोसेस है, दो प्रोसेस है। सूर्य क्या होना चाहिए, उत्तरायण में होना चाहिए, दूसरा शुक्ल पक्ष होना चाहिए, तीसरी बात है धी नहीं होगा, स्मृति धृति और बल को धारण करके आप अंदर प्रवेश करोगे। ठीक है, प्रवेश करने के बाद भी रसायन सेवन नहीं कर रहे हो, आप क्या करोगे, पहले शोधन करवाओगे, और शोधन के लिए भी कौन सा कार्यक्रम है वो देख लो भाई। शोधन के लिए एक संशोधन औषध है, जिसको कहीं भी यहाँ पे बताया नहीं गया है, अपन ने अपनी तरफ से नाम डाल रखा है हरितकी आदि चूर्ण, क्योंकि एक बार हरितकी आदि चूर्ण से क्वेश्चन आ गया था, लेकिन हरितकी आदि चूर्ण का योग कहीं भी डिस्कस नहीं होगा। आप पहले अध्याय में मैंने आपको 6 योग याद करवाए ना, उसमें आपको ये वाला नाम नहीं मिला था, है ना, मतलब कहने का मतलब ये जो बात है पर्टिकुलर, ये वो आएगा वो दूसरा है, लेकिन इसका नाम नहीं है वो। ठीक है, देखो अब ये हरित के आदि चूर्ण की बात यहां पे हो रही है, इसी को बोला गया संशोधन औषध। अब आता है, ये जनरल भी यूज किया जाता है, जो आम चिकित्सक होते हैं ना वो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं। कह रहा है कि भाई हरित की नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व भेषजम। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छे से सिनोनिम्स जुड़े हुए हैं। हरितकी नाम, तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया, हरितकी होगा, हरितकी का चूर्ण होगा, इसमें सेंधव लवण होगा, आम्लक होगा, गुड़ होगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, SAG, सेंधव लवण आम्लक और गुड़, हरितकी से हरा, तो क्या याद किया, हरा साग, हरा साग कर दिया। वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व, देखो VVRPV। ठीक है, तो VV वचा विडंग रजनी पीपली विश्व भेषज, ऐसे आपको याद करना है। ट्रिक भी लिखी हुई है नीचे, हरा साग बचे हुए विड को रजनी को दे दिया, है ना, ये ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ये मत करना, आपको ऐसे ज्यादा अच्छे से याद होगा। हरित की हरा साग, SAG सेंधव आम्ल गुड़, और वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व भेषजम। विश्व भेषजम जो होता है वो सुंठी को ही बोल देते हैं, है ना, सुंठी का ही दूसरा नाम होता है। तो ये हो गई संशोधन औषध, तो ये टोटल हो गए कंटेंट। अब यहां से क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, कि जो हरित की आदि चूर्ण है इसके अंदर, ठीक है, हरित के आदि चूर्ण के अंदर कौन सा कंटेंट नहीं होता है, और इनमें से 3 दे देंगे, एक छोड़ देंगे। और आजकल क्वेश्चन थोड़े हाईली डिमांडेड आ रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि हरित की आदि चूर्ण के लिए सही है, सारे कंटेंटों के लिए सही बात है, तो लिख देंगे वचा, पूरे नहीं लिखेंगे, वचा विडंग रजनी, हो सकता है इसकी जगह हरिद्रा लिख दें, हरिद्रा का ही पर्याय होता है रजनी, फिर पीपली मूल लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीपली मूल लिख दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आपको, विश्व वेसेस की जगह नागर लिख देंगे तो वो भी सही हो जाएगा, फिर गलत नहीं है, नागर भी इसी का ही होता है। इसी का एक और पर्याय होता है श्रृंगवेर, तो श्रृंगवेर भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है ये चीजें। तो सेंधा हो गया, आमलक हो गया, गुड़ हो गया, वचा विडंग रजनी पीपली विश्व वेसेस, ये सारे कंटेंट होते हैं किसमें, हरित के आदि चूर्ण में। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है भाई, क्वेश्चन आता है। तो पहली बात तो क्या होगी, इसके कंटेंट की बात होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, पिबेद उष्ण अंबुना जंतु स्नेह स्वेद उपपादित है। क्या कह रहा है भाई, इसमें आपको क्या करना है, इसको कैसे लेना है, आपको उष्ण अंबु से लेना है ना, तो इसके अनुपान की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, उष्ण अंबु, तो अनुपान क्या होगा, उष्ण जल। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि किससे लेना है इसको, उष्ण अंबु से लेना है। कह रहा भाई हरितकी का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला गुड़, मीठा बस, वायुविडंग, ये सारी चीजें होगी। इनको क्या करना, बार बनाकर स्नेह स्वेदन करने के बाद रसायन सेवी पुरुष को गर्म जल से 1 तोला की मात्रा में खाने को दे। अब देखो पूछ ले कि भाई बताइए इसकी मात्रा कितनी है, तो 1 तोला, यहाँ कहीं भी लिखी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ पूछ ले तो 1 तोला लिख दे सकते हो, लेकिन कभी भी हिंदी में सिर्फ लिखा हो ना, उसके आधार पे आंसर नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, कह रहा है कि भाई त्रिरात्रम यावकम दद्यात पंचाहम वा अपि सर्पिसा सप्ताहम वा पुराण से यावद शुद्धेस्तु वर्चस है। अब देखिएगा,
ये नहीं याद करना इतना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब इस हरित के आदि चूर्ण से रसायन सेवी पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए तो इससे क्या होगा, आपको वोमिटिंग या फिर अपन कह सकते हैं वमन विरेचन हो सकता है। ठीक है, जो भी जिस प्रकार से भी शोधन हो, शुद्ध हो जाए और वह पेय विलेपी आदि संसर्जन क्रम को पूर्ण रूप से पालन कर ले, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, इसके बाद में जैसे शोधन होगा तो वमन विरेचन के बाद अपन क्या करते हैं, संसर्जन क्रम करते हैं। और संसर्जन क्रम के बाद में अपने को क्या मिलता है भाई, हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को क्या करना है 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि वाले व्यक्ति को 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति को 7 दिन तक अपने को क्या करना है, घृत से संस्कृत पुराने जो की येवागु खाने को देनी है। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये अपने को भी पता है कि भाई साथ क्या करना है अपने को, घृत से संस्कृत येव का अपने को सेवन करना है, इसकी येवागु देनी। लेकिन 3 चीजें अपने को मिली है कि इसमें 3 प्रकार की शुद्धि होगी, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि। तो हीन शुद्धि कितने दिन में, 3 दिन। हीन शुद्धि वाले को कितने दिन तक सेवन करवाना है, 3 दिन तक। जो मध्यम शुद्धि वाला व्यक्ति है उसको 5 दिन तक, उत्तम शुद्धि वाला व्यक्ति उसको 7 दिन तक। अब कहोगे भाई सर ये कैसे पता चले कि हीन हुआ है, मध्यम हुआ है, उत्तम हुआ है। जब दोष निकलते हैं ना उनसे पता लगता है कि कितना सफाई हुई है दोषों की, है ना, दोषों के लक्षण पूरे आए हैं कि नहीं आए। तो उसके वो होते भाई हाँ ठीक से निकले हैं तो उत्तम शुद्धि है, थोड़ा बीच का सा मामला तो मध्यम शुद्धि हो जाएगी, तो थोड़े बहुत ही निकल पाए हैं तो वो हीन शुद्धि हो जाएगी। उसके हिसाब से उसको फिर वो संस्कारित जो है घी से संस्कारित जो का सेवन आपको करवाना है। तो लिखा त्रिरात्रम यावकम दद्यात पंचहम व अपि सर्पिसा सप्ताहम व पुराणस्य यावत शुद्धेस्तु वर्चस है। अब देखिएगा, अब जो है वो क्या हो गया भाई, पोस्ट हो गया शुद्ध। अब आगे क्या कह रहा है भाई, पुराने मल की शुद्धि हो जाने पर वह प्रकृति और किस व्यक्ति के लिए क्या साथ में है, यह जानने वाला वैद्य रसायन से भी व्यक्ति के कोष्ठ को शुद्ध जानकर जिस व्यक्ति के लिए जो रसायन उपयुक्त समझे उस रसायन का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए दे। तो ये आपको रसायन का प्रयोग करवाना है। अभी तक के कार्यक्रम में अपन ने ये देखा कि भाई रसायन जो है, पहले तो अपन ने भेषज है भेषज देख लिया, भेषज के भेद देखे अपन ने 9 होते हैं, है ना। भेषज रसायन जो है वो 2 प्रकार से, कुटी प्रावेशिक और वातातपिक से हुआ। अभेषज 2 प्रकार के हो गए, बादन और सानुबादन। ठीक है, सानुबादन का उदाहरण अपन ने कहा भाई दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ, दूसरी विष, और बाधन का हो गया अपना नॉर्मल अपना विष। बाद में अपन ने कहा भाई कुटी, कुटी निर्माण सबसे पहले किया। अपन ने कहा भाई कुटी जो है वो त्रिगर्भा थी। इसके अलावा अपन ने कहा भाई पूर्व उत्तर दिशा में थी, सारे उपकरण जो होने चाहिए। इसके अलावा वो उसकी भित्ति जो दीवार थी वो मोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो घन भित्ति, अपन ने क्या कहा भाई, घन भित्ति, और वो हर ऋतु में सुखकारी हो, तो ऋतु सुखाम, घन भित्ति ऋतु सुखाम। इसके बाद में अपन ने कहा भाई उसके अंदर स्त्रियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और असस्त शब्द है उनका भी प्रवेश वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अपन ने कहा भाई कुटी प्रावेशिक जो होती है ना वो वातातपिक से ज्यादा अच्छी होती है, और जो कुटी प्रावेशिक होती है उसमें प्रवेश करने के लिए एक कुछ बातें होती है जिनका अपने को ध्यान में रखना है। तो 2 बातें अपन ने कहा, एक तो सूर्य जो है वो उत्तरायण में होना चाहिए, उसी को आदान काल बोलेंगे, उसी को उदगयन बोलेंगे। और आदान काल की भी शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात थी कि 3 चीजों का और ध्यान रखना है, एक तो धृति, एक स्मृति और एक बल। इनको धारण करके व्यक्ति जो है वो कुटी में प्रवेश करेगा। और कुटी में प्रवेश करते ही ऐसे नहीं कि लाओ रसायन वाला गिलास दे दो, नहीं बिल्कुल नहीं, सीधा नहीं पीना, आपको शोधन करवाना है। शोधन के लिए आपको हरित के आदि चूर्ण आपको लेना होगा, और उसमें जो है वो जो कंटेंट है वो सारे आपको याद करने हैं। अपन ने कहा भाई हरित की चूड़ है, सेंधव है ना, आमलक है और गुड़ है। ठीक है, उसके अलावा अपन ने और कहा कि भाई वचा विडंगम, रजनी पीपली और विश्व भेषज, ये और है। ये चीजें हो, ये सारी अपने को ध्यान में रखना। इसका चूर्ण है जिसको अपने को उष्ण जल के साथ में 1 तोला की मात्रा में लेना है। 3 प्रकार की शुद्धि होगी फिर, एक हीन, एक मध्यम और एक उत्तम। हीन मध्य वाले को 3 दिन तक, है ना, हीन शुद्धि वाले को 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि वाले को 5 दिन तक, और उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक घृत में गेव को संस्कारित करके वो उसको देना है। तो वो देने के बाद में उसको अपन जब उसकी कोष्ठ शुद्ध हो जाएगी तो अब उसको अपन क्या करेंगे, रसायन देंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, और इस प्रोसेस में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कहीं से पूछे जा सकते हैं, आपको हरित के आदि चूर्ण के कंटेंट पूछ लेंगे। ठीक, चलो अब आगे देखो, क्योंकि अपन पहला जो अपना अध्याय का नाम है या फिर पहला जो पाद है उसी का नाम है अभया अमल की अध्याय। ठीक है, अब पहले अभया मतलब हरित की लिखा है, तो पहले अपन हरित की के बारे में पढ़ेंगे। तो हरित की के गुणों की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हरित की पंच रसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम दोषा अनुलोमनी लघवी विद्यात दीपन पाचनी में आयुष्याम पौष्टिकी
धन्याम वैसा स्थापनी पराम सर्व रोग पर शमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या बात इन्होंने बता दी। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, हरित की जो है पंच रसाम उष्णाम अलवणाम, हरित की जो है वो पंच रस वाली होती है। पंचरस, पंचरस मतलब कोई एक रस नहीं है, कोई एक रस नहीं है। दूसरा कह रहा है उष्ण, उसका वीर्य जो है वो कैसा, उष्ण वीर्य वाली, हरित की कैसी है, उष्ण वीर्य वाली है। तीसरा कह रहा है अलवणाम, कौन सा रस नहीं है भाई, लवण रस नहीं है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, हरित की जो होती है पंच रसात्मक होती है, उष्ण होती है, उसका वीर्य उष्ण होता है, और अलवणाम उसमें लवण रस नहीं है। शिवाम, शिवाम मतलब होता है कल्याणकारी, वो कल्याण करने वाली होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, हरितकी में क्या नहीं होता, लवण नहीं होता, हरितकी में लवण नहीं है, और लवण नहीं है तो बाकी पांच है। ऐसा नहीं है कि केवल हरितकी ऐसी है जिसमें लवण नहीं है, और भी तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। एम फॉर मध्य, ए फॉर आम्ल की, और एच फॉर हरित की। महाराष्ट्र के लोग, एम एच ए होता है ना, एम एच होता है, एम एच ऐसे, एम एच, महाराष्ट्र के लोग जो है वो लवण नहीं खाते, ऐसे याद रखो, लवण का सेवन नहीं करते। तो मध्य हो गया, हरित की हो गया, और आम्ल की हो गया। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पंच रसात्मक होती हैं, लेकिन लवण नहीं हो, मतलब पंच रसात्मक होती है, एक रस नहीं होता, कौन सा, लवण नहीं। ठीक है। इसके अलावा दोष अनुलोमनी, दोषों को निकालने वाली होती है, दोषों का अनुलोमन करने वाली लघवी लघु होती है, विद्यात दीपन पाचनिम। ये लाइन आ जाएगी, दोषा अनुलोमनी लघवी विद्यात दीपन पाचनम किसके लिए कहा गया है, हरितकी के लिए कहा गया है, दीपन पाचन करने वाली होती है। और बातें अभी बताएंगे इससे संबंधित। आगे कह रहे हैं आयुष्या, आयु को बढ़ाने वाली, पौष्टिक, धन्य, वैसे है स्थापनी पराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे स्थापनी, स्थापनी पराम। इसका मतलब ये होता है भाई, वय को स्थापन करने वाली, रोकने वाली होती है, आपको बुढ़ापा नहीं आने देती है। ठीक है। ऐसी ही बात आमलकी के लिए चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बताया गया है, अग्रय प्रकरण में, कि वय स्थापना नाम, वय स्थापना नाम किसके लिए कहा गया है, आमलकी के लिए कहा गया है, और वय स्थापनी पराम जो है वो हरितकी के लिए कहा गया है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। ठीक है, दो चीजें होंगी। इसके बाद में देखो आगे आता है, ये दोनों चीजें लिख लोगे, वय स्थापनी प्राम किसके लिए, हरितकी के लिए, वैसे है, सॉरी, वय स्थापना नाम किसके लिए, आम्लकी के लिए। इसके बाद में सर्व रोग पर शमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी रोगों का नाश करने वाली और बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। आगे आता है स्रोतो विबंधनान, बीच में बहुत कुछ है, पुष्ट गुल्म उदावर्त शोष पांडु आमय मदम अर्शांसी गृहिणी दोषम पुराणम विषम जुवरम हृद रोगम से शिरो रोगम अतिसारम अरोचकम कास प्रमेह आना हम प्लीहानम उदरम नवम कफ प्रसेक वे सव्र वेवर्ण कामला कृमिन स्वयथु तमकम सर्दी कलब्यम अंग अवसाधनम स्रोतो विबंधनान विविधान प्रलेप हृदय उरसो स्मृति बुद्धि प्रमेह च जयत शीघ्रम हरित की। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है, सबसे पहले दोष अनुलोमनी लघवी विद्या दीपन पाचनी, पहली इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी है वैसे स्थापनी पराम, दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन। तीसरी है सर्व रोग पर शमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रद्यम, तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और चौथी है स्मृति बुद्धि प्रमोह च जयत शीघ्रम डेस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। स्मृति बुद्धि प्रमोह च जयत शीघ्रम, यहाँ पे आ जाएगा रिक्त स्थान, और यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा शंख पुष्पी। क्या आएगा, शंख पुष्पी आएगा। अब आप सब लोग बचपन से पढ़ते आते हो कि शंख पुष्पी जो होती है वो आपकी स्मृति और बुद्धि को जो है बहुत अच्छा बढ़ा देती है, इसलिए पहली दूसरी साल में आते अपन शंख पुष्पी अपने रूम में लाके रख लेते हैं और उसको पीते हैं और बढ़िया सोते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले शंख पुष्पी लगा देंगे, लेकिन नहीं, स्मृति बुद्धि प्रमोहम से जयत शीघ्रम हरित की, हरित की आएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, आप यही याद करो, पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इसलिए अपन बाकी एक बार पढ़ जरूर रहे। देखिए यहाँ पे है, ये इन सबको ठीक कर देगा, है ना, ये सारे के सारे रोग है ना, इनको ठीक करने वाले होगा। स्रोतों में विबंध हो जाने से अनेक रोग, जैसे कि हृदय और वक्ष स्थल का प्रलेप या वक्ष प्रदेश में किसी वस्तु का लेप कर दिया हो, ऐसा अनुभव के साथ गुरुता का अनुभव होना, स्मरण शक्ति और बुद्धि के व्यामोह को हरित की शीघ्र ही दूर कर देती है। तो हरित की जनरली अगर अपने घर में ऐसा लग रहा हो, जैसे ऐसे लगे ना, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल इवन बढ़ रहा हो, ऐसा फील होता हो, जैसे कुछ लोगों को ज्यादा नींद आती है, कोलेस्ट्रॉल का भी एक रीजन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है ना तो भी ज्यादा नींद आती है। तो ऐसे में अगर हरित की अपन शुरुआत कर देते हैं,
शुरुआती औषधि के रूप में हरितकी अगर दे दें तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है ना, तो हरितकी दी जा सकती है ऐसे केस में। और क्या कह रहा है, स्मृति बुद्धि प्रमोह चाहे जय शीघ्र हरितकी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो, मैंने कहा भाई हरितकी है ना, देखो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र के लोग लवण नहीं खाते, इसका मतलब पंचरसात्मक है। यहाँ पे का भी नाम है और आम्लकी का भी नाम है। यहाँ पे मैंने कहा भाई वैसे स्थापनीय पराम हरितकी के लिए कहा गया है और वह स्थापना नाम आम्लकी के लिए कहा गया है। मतलब दोनों के लिए काफी बातें सेम हैं। एक चीज दोनों में डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। HUSA याद रखोगे। हरितकी का जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है, वहीं अगर आम्लकी का वीर्य की मैं बात करूं तो वो शीत वीर्य होता है। बस यही डिफरेंस होता है, इसके अलावा हरितकी और आम्लकी में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। वीर्य डिफरेंस है बस। अब आगे आ जाओ, देखो ये बात मैं आपको लिखी हुई भी पढ़ा देता हूं। और क्या कह रहा है भाई, आंवला रसायन में श्रेष्ठ होता है किंतु रोगनाशन में श्रेष्ठ नहीं होता है, जैसा कि आम्लक वय स्थापना, ये मैंने कहा ना भाई, वय स्थापना नाम होता है। ये रसायन में आंवला अच्छा होता है, रोगनाशन में श्रेष्ठ नहीं होता है, बात आ गई, वय स्थापना नाम बता दी। ठीक है। एक आपको क्या करना है भाई, हरितकी के 7 भेद होते हैं। ठीक है, अपन भाव प्रकाश पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। विजया, रोहिणी, चैव, पूतना, चामृता, अभया, जीवंती, चेतकी, चैती, पथ्या, सब जाते। पथ्या किसका पर्याय हो गया, हरितकी का पर्याय हो गया। और पथ्य किसका था, भेषज का पर्याय था। अब ये छोटी छोटी चीजें ना गलत कर देंगे फिर अपन एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अब देखो हरितकी के बारे में कुछ बातें और, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन जो है एक थोड़ी सी बात आंवले की देख लेते हैं, है ना। फिर यहाँ से कल अपन शुरू करेंगे, यहाँ से, है ना, हरितकी के अगले श्लोक से शुरू करेंगे। कह रहा आंवले के गुण और कर्म जो होते हैं ना, वो देखो, आंवला वीर्य में शीत और हरितकी उष्ण होती है। कह रहा है हरितकी में जो गुण और कर्म होते हैं वे सभी आंवले में भी होते हैं, किंतु वीर्य में विपरीतता होती है। आंवला वीर्य में शीत और हरितकी उष्ण होती है, इसके अलावा इनमें कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होता है। वीर्य से तू विप्रिय किसके लिए कहा गया है, ये आम्लकी के लिए कहा गया है, ध्यान रखना कि वीर्य विपरीत होता है किसका, आम्लकी का, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हरितिक क्या वीर्य से तू विपरीत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कल अपन जो है ना यहाँ से शुरू करें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, चलिएगा, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। अभी इसके क्वेश्चंस जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वो आप करना।